वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा अभी का चैप्टर है वो है ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर का नाम ऑसिलेशंस है। तो देखते हैं जी कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है, या ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पंजाब बुक की जो हमारे पास पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसमें इन दोनों को सेम ही करार दिया हुआ है। लेकिन जो आपके पास केपी बोर्ड की और आपके पास जो बुक है ये फेडरल बोर्ड की, जो कि दोनों एक ही हैं, वो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क करती है। ठीक है, तो मैं आपको कंबाइन भी बता देता हूं कि क्या है और फर्क वाला भी बता देता हूं। बेसिकली जो है वो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। लेकिन हमारे पास ऑसिलेशन को डिफाइन किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ओवर अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, जबकि वाइब्रेशन के बारे में कहा गया है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो मोर और लेस दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम कंसिडर करते हैं एक स्ट्रिंग को जो कि एक इस तरह से अटैच हुई हुई है दोनों एंड्स पे। अगर मैं ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करूं तो ये इस तरह और इस तरह करके वाइब्रेट करेगी ऊपर नीचे, ऑसिलेट करेगी ऊपर नीचे। देखिए, इसमें हमने ये पॉइंट्स फिक्स किए हुए यहां पर, तो ये फिक्स पॉइंट्स के अंदर वाइब्रेट कर रही है। इसी तरह अगर मैं कह लूं कि मैंने एक स्केल इस तरह से, जिसे हम रूलर कहते हैं, अगर मैंने उसे इस तरह से रखा हुआ है और मैं इसको नीचे पुश करता हूं तो ये इधर और इधर इस तरह करके ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, या ऑसिलेट करेगा अगर ज्यादा प्रिसाइज हो। तो इस तरह के मोशन जो कि फिक्स पॉइंट्स के थ्रू होते हैं उनको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, और टू एंड फ्रो मोशन की क्या एग्जांपल है? टू एंड फ्रो मोशन की एग्जांपल है हमारे पास कि हम सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, वो इस तरह करके कंप्लीट मूव कर रहा होता है, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं कि यहां तक है तो वो यहां तक भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर मैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात कर लूं तो मैस स्प्रिंग सिस्टम भी आपके पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन और मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ओवर अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, अब फर्दर अगर मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट में जाऊं छोटे से, तो वो हम जरा सर्कुलेटरी मोशन को देख लेते हैं। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? सर्कुलेटरी मोशन हमारे पास इस तरह होता है कि एक पॉइंट से बॉडी बार बार गुजर रही होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट से बार बार गुजरना क्या कहलाता है हमारे पास? ऑसिलेशन कहलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि एवरी सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। बट every oscillatory motion is not circular motion। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्दर और इससे क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग, और ऑप्शन में आपके पास दोनों ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दिया होता है, तो आपने ऑसिलेशन पे करना है। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन वाइब्रेशन, अगेन वही ऑप्शंस, तो आपने किस पे जाना है? वाइब्रेशन पे जाना है। ठीक है, तो ये हमने जनरल से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज होती है। अब जरा सा हम जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट सबसे पहली जो चीज हम देखते हैं वो हम देखते हैं इसका मीन एंड एक्सट्रीम्स पोजीशंस को देख लेते हैं। मीन पोजीशन के बारे में कहा जाता है कि ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक्सट्रीम के बारे में कहा जाता है कि ये है मेरे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि
इस तरह से 3 पोजीशंस में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये जो सेंटर वाली पोजीशन होगी ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0 होती है। जबकि ये वाली 2 पोजीशंस, ये 1 और 3 जो है ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाएंगी और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम सेकंड नेम एम्पलीट्यूड का भी देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड और उसको हम एक्स नॉट से भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास मीन पोजीशंस और एक्सट्रीम पोजीशंस। मीन पोजीशन पे अगेन स्टूडेंट्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, 0 होती है, और एक्सट्रीम पे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं टाइम पीरियड से रिलेटेड, कि टाइम पीरियड आपके पास क्या होता है। बल्कि टाइम पीरियड से पहले वन वाइब्रेशन को जरा देख लेते हैं कि वन वाइब्रेशन क्या होती है। वन वाइब्रेशन के बारे में कहा जाता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि एक अगेन पेंडुलम की एग्जांपल लेके ही चलते हैं कि मैंने एक पेंडुलम को यहां से छोड़ा, तो पेंडुलम का यहां तक आना फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू सेकेंड एक्सट्रीम एंड बैक टू द सेम एक्सट्रीम इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन टू एक्सट्रीम बैक टू द सेम एक्सट्रीम इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये है आपके पास एक वाइब्रेशन, कि एक वाइब्रेशन एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है। अब आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वन वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि वन वाइब्रेशन में आपके पास 4 एम्पलीट्यूड्स होते हैं या 4 एक्स नॉट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें भी तो मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये 1, ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड्स हुए, 4 हुए। हाफ वाइब्रेशन की अगर बात की जाए तो हाफ वाइब्रेशन में 2 होते हैं, और अगर क्वार्टर वाइब्रेशन की बात की जाए तो उसके अंदर 1 एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों से वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड के रिलेशन में पूछ लिए जाते हैं। वाइब्रेशन से नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं और वो है हमारे पास टाइम पीरियड। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड को देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं जी के टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि टाइम पीरियड कैपिटल टी से ये हम इसको डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक पेंडुलम 20 वाइब्रेशंस करता है इन 10 सेकेंड्स, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये है जी हमारे पास टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला। अब अगर मैं टाइम पीरियड को लूं इन रिलेशन टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन, तो तब क्या होगा। ठीक है, अब ये देखने की बात है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जरा गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूं जी मेरे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक मीन है और फिर एक और क्या है, एक्सट्रीम है। अगर मैं स्टूडेंट्स एक कंप्लीट वाइब्रेशन लूं तो उसके लिए मुझे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एम्पलीट्यूड्स लेने पड़ेंगे।
अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि एक एक्सट्रीम से अगर हम मीन जाते हैं फिर दोबारा उसी एक्सट्रीम पे आते हैं तो इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन वन वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि 4x0। और इसके लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी। एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड या कैपिटल टी। अब मैं कहता हूं कि ये बॉडी हाफ वाइब्रेशन कवर कर रही है, यानी कि ये सिर्फ एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जा रही है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर डायग्राम में शो किया हुआ है। तो अगर ये बॉडी हाफ वाइब्रेशन कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि ये 2 एम्पलीट्यूड कवर कर रही है, और इसके लिए जो होता है वो होता है हाफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हाफ टाइम हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ वाइब्रेशन इज, तो वो होगा हाफ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2 एम्पलीट्यूड्स, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। अब अगला सवाल मैं इस तरह से कर देता हूं चेंज, कि मैं कहता हूं कि अब बॉडी जो है वो 1/4 वाइब्रेशन कर रही है, यानी कि सिर्फ एक मीन से एक्सट्रीम जा रही है या एक एक्सट्रीम से मीन आ रही है, या वो सिर्फ एक एम्पलीट्यूड कवर कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है T/4। ठीक है। अब थोड़ी सी स्टूडेंट्स इसमें से मजीद, यहां तक तो आप लोगों को जनरली भी पता होगा पहले भी कि भाई हाफ वाइब्रेशन का हाफ टाइम पीरियड होता है, क्वार्टर वाइब्रेशन का क्वार्टर टाइम पीरियड होता है। अब सवाल इस तरह से आता है, डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है x0/2। ये डिस्टेंस है x0/2 यानी कि एम्पलीट्यूड का हाफ। ठीक है। तो x0/2 से 2 पे क्या होता है? ठीक है, यानी कि मैं कहता हूं 1/8 वाइब्रेशन पे क्या होगा, या फिर x0/2 पे क्या होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ता है कि बॉडी मीन से x0/2 डिस्टेंस पे आ रही है या बॉडी एक्सट्रीम से x0/2 डिस्टेंस पे आ रही है। ठीक है, अगर बॉडी मीन से x0/2 डिस्टेंस पे आ रही होगी तो उसको टाइम लगेगा T/12 ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि अगर बॉडी यहां से इधर आ रही है तो उसको टाइम पीरियड लगेगा T/12। या मैं कह सकता हूं कि मीन और x0/2 के बीच में टाइम पीरियड है T/12। और अगर हम एक्सट्रीम से देख रहे हैं तो एक्सट्रीम से इसका टाइम पीरियड होगा T/6। ठीक है, यानी कि ये जो इंटरवल होगा ये होगा T/6 का। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट्स हम एक और डिस्टेंस देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं x0/√2 डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि वो डिस्टेंस मीन के थोड़ा करीब है। तो एट x0/√2 डिस्टेंस हमारे पास टाइम पीरियड T/8 हो जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि हम मीन से आ रहे हैं या हम एक्सट्रीम से आ रहे हैं। ठीक है, तो x0/2 डिस्टेंस पे टाइम पीरियड इस तरफ का भी T/8 हो जाएगा और इस तरफ का भी T/8 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स अगर ये सारी नॉलेज आपके पास हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल गलत कर सकते हैं या वाइब्रेशन और टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल गलत कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो x0/2 पे उसका टाइम पीरियड T/12 होगा। मैं कहता हूं एक बॉडी एक्सट्रीम से मीन आ रही है और x0/√2 पे उसका क्या टाइम होगा, तो वो होगा T/8।
हाफ वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि हाफ वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड होगा T/2। तो ये चीज अगर आपको पता है तो इससे आप तमाम सवाल सॉल्व कर सकते हैं टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। टाइम पीरियड से थोड़ा आगे जाते हैं और जरा फ्रीक्वेंसी के टॉपिक को देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट जो है वो है हमारे पास हर्ट्स, जिसको हम Hz भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूं, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है ओमेगा। ठीक है, या जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, और ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चीजें होती हैं, और अगर कभी आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो आपने ओमेगा फाइंड करना है, आपने एफ फाइंड नहीं करना। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारा जनरल डिस्कशन अबाउट वाइब्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड देख लिया, मीन और एक्सट्रीम्स को देख लिया, फ्रीक्वेंसी को देख लिया और एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को देख लिया और प्लस टाइम पीरियड को देख लिया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑसिलेशंस में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। और आगे हम जितना चैप्टर पढ़ेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ही बेस्ड होगा हमारा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें फर्क देखना है यहां पर स्टूडेंट्स कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में फर्क क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, लेकिन हमें यह पता करना है कि है क्या चीज। तो इसके लिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिखूंगा कि वाइब्रेटरी मोशन अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो जिस वाइब्रेटरी मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल्स देके आप लोगों को चलता हूं। मैं कहता हूं जी कि एक बंदा है, वो आप इस तरह और इस तरह वॉक कर रहा है एक ही पॉइंट पे टू एंड फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो इसका मतलब है कि ये वाइब्रेटरी मोशन हुआ, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है। लेकिन ये SHM नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें किसी किस्म की रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये SHM नहीं है, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं एक स्प्रिंग मैस सिस्टम की, और मैं इस बॉल को यहां से स्ट्रेच करके छोड़ दूं, तो ये बॉल खुद ही वाइब्रेट करेगी। तो ये वाइब्रेटरी मोशन भी है और ये SHM भी है। और ये SHM क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल है -kx के। ठीक है, तो सिंपली जो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको मैं वाइब्रेटरी कहता हूं, और जो नहीं होता उसको मैं उसको मैं SHM कहता हूं, और जो नहीं होता उसको मैं सिंपल वाइब्रेटरी कहता हूं। तो इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन।
कोई ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है जो कि वाइब्रेटरी ना हो। लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होता, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देख भी लिया। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं जरा से करेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट सबसे पहला जो करेक्टर है हमारे पास वो हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर is directly proportional to displacement from mean position। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक ले लूं SHM जो कि दो एक्सट्रीम्स और एक मीन के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, तो जितना ये दूर जाएगा उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी और उतनी ही इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। यही वजह है स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होती है, जबकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जितना हम मीन पोजीशन से दूर जाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ज्यादा होगी। इसका सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका मोशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में इसका हम जरा मोशन चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं यहां पर कि SHM जो है यहां से एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है, फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और मैं देखता हूं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ बॉडी जा रही होती है उस तरफ होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी इस तरफ है और इसमें भी इस तरफ है। सेकंड चीज मैं बात कर लेता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती है, तो वेलोसिटी भी इसकी इसी तरफ डायरेक्टेड है। फाइनली अगर हम बात कर लें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो सेम डायरेक्शन में होती है, तो यहां एक्सट्रीम से मीन जाते वक्त वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जबकि मीन से एक्सट्रीम जाते वक्त वेलोसिटी कम होती है, तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ डायरेक्टेड है और ये एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड होती है, और इसको हम लिखते इस तरह से हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ये नेगेटिव साइन आपको ये शो करता है कि एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब आगे हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास किताब में 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनको हमने डिटेल से करना है। ठीक है, 3 एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये पहली एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम की,
और थर्ड जो एग्जांपल हम देखेंगे वो हम देखेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम की। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे अगले 3 टॉपिक्स में हैं। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो उसमें पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें इस तरह है स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि एक बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि उसकी जो एंगुलर स्पीड है या उसकी लीनियर स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। अब मैं कहता हूं कि मैं इस बॉडी के ऊपर एक सन रख देता हूं ताकि मुझे इसका शेडो मिल सके, प्रोजेक्शन। ये मैं समझाने के लिए बनाता हूं, असल में हमने इस तरह नहीं लेना होता। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब देखें, मैं कहता हूं कि जब बॉडी इस 1 पॉइंट पे थी तो इसका शेडो जमीन पे इस जगह पे बनेगा। जब ये बॉडी 2 पे थी तो इसका शेडो इस जगह पर बन रहा होगा। इसी तरह जब 3 पे थी तो इस जगह पे, 4 पे थी तो इस जगह पे, फिर 5 पे आई तो अगेन मीन पे, फिर 6 पे इस जगह पे, 7 में इस जगह पे, फिर इसी तरह जब ऊपर जाएगी तो अगेन पीछे। तो आप देखें जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है इसकी प्रोजेक्शन पहले इस तरह मूव कर रही है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो ये आप देखें कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं। सवाल ये है मेरा कि अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इन circulatory motion, oscillatory motion, both A and B, SHM या all of these। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो आपके पास है बोथ ए एंड बी। अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पर सोच रहे होंगे कि भाई SHM भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सर्कुलेटरी बॉडी है तो सर्कुलेटरी मोशन तो परफॉर्म कर रही होगी। हमने अब शुरू में पढ़ा था चैप्टर के कि जितनी भी बॉडी सर्कुलेटरी हैं वो ऑसिलेशन भी परफॉर्म कर रही होती हैं। बात आ गई SHM पे, तो यहां पर आपने याद रखना है कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो SHM परफॉर्म कर रही है स्टूडेंट्स। ये बॉडी खुद जो है ये SHM परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर आपसे प्रोजेक्शन के बारे में पूछा जाए तो हाँ, प्रोजेक्शन जरूर SHM परफॉर्म कर रही है, लेकिन बॉडी इटसेल्फ SHM परफॉर्म नहीं कर रही। नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं और देख लेते हैं जरा सा टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x से लिखते हैं और साथ उसका रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ, जिसको हम x0 से देखते हैं। ठीक है, तो अब अगेन वही चीज कंसिडर करते हैं कि हमारा एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में है। ये हमारे पास एक पोजीशन है जिसकी यहां पर हमारे पास सेंटर में पोजीशन बन जाती है। ये एक है जो हमारा यहां पर एक एक्सट्रीम बनाती है, और ये दूसरा है जो कि हमारा यहां पर दूसरी एक्सट्रीम बनाती है। तो ये है हमारी एक्सट्रीम, मीन और सेकंड एक्सट्रीम। ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड का। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि जब बॉडी इधर थी यानी कि इस पॉइंट पे थी तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब उसका और मेन जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है उसके बीच में क्या रिलेशन है?
तो यहां पर सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो वो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसको जो है हम दो तरीके से लेते हैं, ठीक है। पहला हम इसे लेते हैं कि ये हो सकता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, और दूसरा हम इसको लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हम इसे साइन लेते हैं और कब हम इसे कॉस लेते हैं। तो साइन हम इसे तब लेते हैं जब बॉडी जा रही होती है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्स नॉट कॉस थीटा हम तब लेते हैं जब बॉडी जा रही होती है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, तो इसको आप इस तरह से देखें। मैं कहता हूं कि मैं ये वाला एंगल लेता हूं कि एक बॉडी है वो इस एक्सट्रीम पोजीशन से जा रही है मीन की तरफ, तो ये जो थीटा होगा अगर मैं इसे ले रहा हूं तो मैं एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा लूंगा। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है और वो यहां से इस तरफ आ रही है, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, और इस एंगल के लिए मैं लूंगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। तो डिपेंड करता है कि बॉडी मीन से एक्सट्रीम जा रही है या एक्सट्रीम से मीन जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल लेते हैं। इन इक्वेशंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट टू पाई एफ टी, जिसमें f जो है वो आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है और t जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस टाइम है। और फाइनली मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट टू पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू टी, जिसमें ये जो t है ये आपका टाइम पीरियड है। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी मैं इसी तरह लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस, सॉरी यहां पर मैंने साइन मिस कर दिया, कॉस टू पाई एफ टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस टू पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं और ये आपको ज्यादा अच्छी तब समझ आएंगी स्टूडेंट्स जब आप वेव फॉर्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर के एंड में। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस और एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगी। सेकंड जो चीज आ जाती है हमारे पास वो आती है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आ जाती है। और स्टूडेंट्स यहां पर आपने ये याद रखना है कि ये जो वेलोसिटी है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर ये नहीं है कि ये सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड है। सिंपल पेंडुलम में अगर आपसे पेंडुलम की वेलोसिटी पूछें वो भी यही होगी जो मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं। अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम में आपसे मैस की वेलोसिटी पूछें तो वो भी इतनी होगी जो मैं अभी आपको इस इक्वेशन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल टॉपिक है कि वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो आपके पास इक्वल होती है ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ये ओमेगा जो है ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और सर्कुलर मोशन में ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है। इसमें ये जो एक्स नॉट है ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये जो x है ये आपकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
अच्छा, एक है ये इक्वेशन आपके पास, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको कहूंगा कि इस इक्वेशन से जो ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए इक्वेशन होगी वो होगी यहां पर ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर होल अंडर द रूट। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप ये वाली इक्वेशन याद रखें, ये आपको ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस है। अब हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स के इस इक्वेशन का यूज क्या है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे जी मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी से रिलेटेड। अब हमें यह पता है कि मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम x को ले लेंगे x नॉट, जबकि मीन पोजीशन के लिए हम x को ले लेंगे 0। और अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन को देखते हैं। तो v मिनिमम हो गया हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 0 अंडर रूट, और 0 अंडर रूट होता है 0, तो ये सारा हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास x जो है वो x नॉट होता है और वेलोसिटी मिनिमम होती है जो कि 0 होती है। ठीक है, अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस 0 ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर, ये हो जाएगा ओमेगा एक्स नॉट अंडर रूट 1, जो कि हो जाएगा ओमेगा एक्स नॉट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैं कह सकता हूं कि किसके इक्वल होती है, ओमेगा एक्स नॉट के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई हो तो आप लोगों ने डायरेक्ट इक्वेशन लिख देनी है कि ओमेगा एक्स नॉट, आपको ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनली अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा एक्स नॉट की जगह वी मैक्सिमम डाल दूं तो मेरे पास इक्वेशन चेंज होके हो जाएगी वी मैक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के। हमने देख लिया कि वेलोसिटी इक्वल होती है ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर के, और हमने देख लिया कि वेलोसिटी इक्वल होती है वी मैक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर के, और फाइनली हमने ये भी देख लिया कि वी मैक्स इक्वल होता है हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट के। तो ये चार चीजें थी जो अभी हमने देख ली। अब मैं एक रैंडम सवाल आप लोगों से करता हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ SHO एट डिस्टेंस x नॉट बाय 2, यानी कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड में वेलोसिटी कितनी होती है। तो आसान सवाल है कि हम यहां पर डाल लेते हैं ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह मैं डाल दूंगा एक्स नॉट स्क्वेयर बाय 4 इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर, या आपको मैं एक स्टेप और कर देता हूं ताकि लोगों को, बच्चों को कंफ्यूजन्स ना हो। एक्स स्क्वेयर, बल्कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 माइनस एक्स की जगह हम डाल देंगे एक्स नॉट बाय 2। तो एक्स की जगह मैंने डाल दिया एक्स नॉट बाय 2 होल स्क्वेयर, होल डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर, और ये सारा हो जाएगा अंडर द रूट। तो ये चेंज होके हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस
एक्स नॉट स्क्वेयर बाय 4 एक्स नॉट स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 बाय 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 4 ओमेगा एक्स नॉट। और ओमेगा एक्स नॉट क्योंकि हमारे पास वी मैक्स के इक्वल होता है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि अंडर रूट 3 बाय 4 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है जी मेरे पास सवाल। अब इस x नॉट 2 की जगह x नॉट बाय 4 भी हो सकता है, x नॉट बाय 8 भी हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू आए तरीका आपके पास यही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात वेलोसिटी के बारे में। फाइनली हम देख लेते हैं अपनी एक्सेलरेशन को कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास माइनस ओमेगा एक्स स्क्वेयर। यहां पर अगेन ओमेगा वही हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है, और ये x जो है ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी भी मैं मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लेता हूं। तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि एक्सट्रीम पे जो है वो मैक्सिमम होती है और मीन पे जो है वो मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर, क्योंकि x जो है वो x नॉट के इक्वल होता है, और मीन पे हो जाएगा 0 क्योंकि x जो है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर के इक्वल है और मिनिमम एक्सेलरेशन जो है वो 0 के इक्वल है जो कि मीन पोजीशन पे होती है। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम जाएंगे सिंपल पेंडुलम की तरफ। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाइएगा, जितना मैं आपको करा रहा हूँ काइंडली उतने पे रहिएगा, क्योंकि मैं श्योर हूं कि उतने से आपके तमाम एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम जो है वो एक प्रोसेस है और इसमें हम कहते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस है ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दो ऐसे लॉज हैं जो कि तमाम इस दुनिया के प्रोसेसेस ओबे करते हैं। तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, कि मैं क्या कह रहा हूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। हम अगेन अपना प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं। मैं एक एक्सट्रीम बना देता हूं, एक मीन बना देता हूं और एक और एक्सट्रीम बना देता हूं, और अब हम इसको देख लेते हैं। और साथ ही मैं एक और इंस्टेंटेनियस पॉइंट भी बना लेता हूं। ठीक है, इसको मैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 एक पॉइंट्स हो गए। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स के प्रोजेक्टाइल की एनर्जी इस पॉइंट पे 100 जॉउल थी, तो मीन पोजीशन पे भी उसकी 100 जॉउल्स होगी, इंस्टेंटेनियस पे भी उसकी 100 जॉउल्स होगी, और इस पॉइंट पे भी उसकी 100 जॉउल्स होगी। यानी कि थ्रू आउट द एसएचएम उसकी एनर्जी कितनी रहती है, 100 जॉउल्स ही रहती है। अच्छा, अब क्या है कि मजीद आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मजीद ये बात आ जाती है स्टूडेंट्स के एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। जबकि मीन पोजीशन पे क्या होता है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है सारी की सारी,
और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये है एक जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है चाहे वो कोई भी पॉइंट हो। एक्सट्रीम पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल हो जाती है और मीन पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक हो जाती है। फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो अगेन सारी की सारी पोटेंशियल हो जाएगी और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ना स्टूडेंट्स इस तरह है कि मैंने इस टॉपिक को 2 सेगमेंट्स में थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है। मैंने पहला जो किया है वो आप लोग कहेंगे, सोचेंगे कि भाई सर ने इसके पीछे हमें प्रूफ्स नहीं बताया कि भाई ये आंसर्स कैसे आते हैं, और मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूंगा कि आपको जरूरत भी नहीं है और ये चीज असूलन मुझे एंड पे करानी चाहिए, लेकिन ये मैं आपको पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सारे एमसीक्यूज इससे आते हैं और आपको जरूरत नहीं है इसके प्रूफ की। आप लोगों को अगर ये चीजें याद हो गई जो अभी मैं कराने जा रहा हूं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो इसको हम देख लेते हैं, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ सम फिक्स्ड पॉइंट्स। हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं और उसी से रिलेटेड हमसे पूछा जाता है। पॉइंट्स क्या क्या हैं उनको जरा देख लेते हैं। मैं कहता हूं ये एक एक्सट्रीम है, ये हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम है, ये हमारी मीन पोजीशन है। अब हमें यह पता है कि एक्सट्रीम पे x हमारे पास x0 होता है, मीन पे हमारे पास x 0 होता है, नेक्स्ट एक्सट्रीम पे भी x जो है वो x0 के इक्वल होता है। यहां पर हम एक कोर लेते हैं डिस्टेंस जो कि है x0/2, या मैं कह सकता हूं हाफ वे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। और एक और पॉइंट में लेता हूं जो कि एक्सट्रीम के थोड़ा पास है और वो पॉइंट है x0/√2 का पॉइंट। ठीक है, तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला है आपका ये x0/2 का पॉइंट, दूसरा है मीन पोजीशन का, तीसरा है x0/2 का और चौथा है एक्सट्रीम पोजीशन का। तो अगर ये 4 पॉइंट्स आपको पता है स्टूडेंट्स तो आपके तमाम सवाल सॉल्व हो जाते हैं। मीन पोजीशन का अभी हमने पढ़ा था कि मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 100% होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0% होती है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास टोटल एनर्जी की, यानी कि जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली चीज हम कर लेते हैं x0/√, बल्कि एक्सट्रीम को देख लेते हैं पहले। एक्सट्रीम पे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 100% हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0% हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास टोटल एनर्जी के। ठीक है, कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, टोटल एनर्जी है। फिर हम एक पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स x0/2 का, यानी कि मिड वे बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशंस। अब ऐसा है स्टूडेंट्स के लोग ये समझते हैं कि मिड में पोटेंशियल 50% हो जाएगा और काइनेटिक 50% हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी जो है मिड में वो हो जाती है 25% और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाती है 75%। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है हमारे पास 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, फाइनली हम देख लेते हैं एक पॉइंट को जो कि है x0/√2। इस डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी 50% हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी 50% हो जाती है,
या इसको मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टोटल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 4 पॉइंट्स आते हैं तो आपके 95% एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू आपसे मैं पूछ लेता हूं कि अ प्रोजेक्टाइल हैव अ टोटल एनर्जी ऑफ, बल्कि इस तरह कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 20 जूल एट extreme position. What is its kinetic energy at x naught by 2? ठीक है, ये आपके पास है सवाल। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात ये की हुई है इसमें कि अगर ये मेरे पास पेंडुलम है, ये कोई भी आपके पास SHM है, तो उसमें कहा हुआ है कि यहां पर एनर्जी 20 जूल, तो यहां पर हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होते हैं, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? 20 जूल। अब x नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे हमने देखना है। x नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी है 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, तो मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, जो कि है 20, ये हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 जूल्स। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आपको आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन 4 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से है तो मैं ये समझता हूं कि आपके सारे के सारे सवाल हो जाने चाहिए। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स इन 4 के अलावा इंस्टेंटेनियस पे, एनी इंस्टेंटेनियस पॉइंट। अब क्या है, इसको पहले समझें कि इंस्टेंटेनियस पॉइंट क्या है। अब ये है स्टूडेंट्स कि हमने मीन और एक्सट्रीम से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक एक्स पॉइंट ले लिया, ये एक्स नॉट था हमारे पास और ये हमने एक्स पॉइंट ले लिया, और इसकी कोई वैल्यू है, लेट्स से 1 मीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट है। ठीक है, अब इस इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे हमने देखना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने देखनी है कि क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर के। और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये ज्यादा हेल्पफुल है एज कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास एट एवरी पॉइंट इक्वल होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चाहे मीन हो, चाहे एक्सट्रीम हो, या चाहे कोई भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट हो, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है और किसके इक्वल होती है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, मैं इनको आपको यूज करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं जी पहले सवाल में काइनेटिक एनर्जी के लिए कि आपके पास डिस्टेंस है 0, यानी कि आप मीन पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस 0 ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस 0, और ये हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब अगर आप देखें हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, तो वो हमारे पास यहां पे टोटल एनर्जी के इक्वल है।
तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं टोटल एनर्जी। तो देखें मीन पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, टोटल एनर्जी के। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब क्या करते हैं हम कि हम देख लेते हैं कि x नॉट बाय 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, x की जगह हम डाल देंगे x नॉट बाय 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 2 के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 के एक्स नॉट स्क्वायर। इस के एक्स नॉट स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 ऑफ टोटल एनर्जी। और यही हमने पहले भी पढ़ा था कि x नॉट बाय 2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का 1 बाय 4 होती है। अच्छा, टोटल एनर्जी की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, तो इससे आपके सवाल इतने नहीं आते, लेकिन दो और इक्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली इक्वेशन है टोटल एनर्जी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, और वो है हमारे पास 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर। इस इक्वेशन के हिसाब से टोटल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का रिलेशन है। और अगर इसी को मैं टाइम पीरियड के हिसाब से लिखूं तो ये चेंज हो जाएगी और बन जाएगी 2 पाई स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो और मजीद एडिशंस हैं और इसके हिसाब से टोटल एनर्जी का और टाइम का इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट भी आ गया। तो हमने फिक्स पॉइंट्स देख लिए जिसमें हमारे पास मीन, एक्सट्रीम, x नॉट बाय 2 और x नॉट बाय अंडर रूट शामिल था। और फिर हमने इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स भी देख लिए कि अगर आपको कोई रैंडम इंस्टेंटेनियस पॉइंट आ जाता है तो तब आप लोगों ने क्या करना है। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो अब का हमारा एक एंडिंग के टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब इस तरह है कि ये टॉपिक असूली तौर पे मुझे स्टार्ट में कराना चाहिए था। ठीक है, कि मैं आपको स्टार्ट में बताता जब मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था या जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, तब मैं मुझे उसके साथ लेके जाना चाहिए था। लेकिन बात ये है स्टूडेंट्स के हमने ये देखा है कि इससे सवाल नहीं आए। ठीक है, आपके ये जो एसएचएम के ग्राफ्स थे ये मैंने नहीं देखे पिछले 2 साल में। एसएचएम के जो सवाल आए हुए थे वो जो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स कराए हैं उनमें से मेजॉरिटी आए हुए थे, तो इस वजह से मैं इसे एंड पे लेके आया ताकि आप लोग उन पे ज्यादा फोकस कर लें और इसके ऊपर आपको बस पता हो कि इसमें है क्या। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ समझाता हूं कि ग्राफ किस तरह से हम बना रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। 4 ग्राफ्स हम लेके चलेंगे। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 0 टाइम पीरियड का ग्राफ है, ये मेरे पास पॉइंट है t/2 का जिसमें टाइम पीरियड हाफ हो गया, ये है मेरे पास t का, और ये है मेरे पास t/4 और ये है 3t/4। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। अब इसी तरह यहां पर भी मैंने वो 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं और यहां पर भी सेम 4 पॉइंट्स लेके हम आगे चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। पहला जो कर्व हम देखते हैं वो हम देखते हैं टाइम पीरियड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑन बोथ साइड्स। दूसरा जो हम लेके चलेंगे वो हम चलेंगे वेलोसिटी, और ये जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है। तीसरा हम लेके चलेंगे एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। और चौथा हम लेके चलेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने एक्सट्रीम से शुरू करना है या मीन से
तो हम कह देते हैं जी कि हम एक्सट्रीम से शुरू करें। अगर हम स्टूडेंट्स एक्सट्रीम से शुरू करें, ठीक है, तो एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो जब t/4 गुजरेगा तो हम मीन पे आ जाएंगे, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। फिर जब हाफ वाइब्रेशन होगी तो हम अगली एक्सट्रीम पे पहुंच चुके होंगे, फिर ये, और फिर हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, किसका? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ जाएगा, या साइनोसाइडल कर्व जिसे कहते हैं वो आ जाएगा। अब अगर हम स्टूडेंट्स यहां पर वेलोसिटी को देखें, तो जब हम एक्सट्रीम पे थे तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है? एक्सट्रीम पे 0 होती है। फिर जब हम गए, अब यहां पे इस पे आए, मीन पे आए, तो मीन पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फिर एक्सट्रीम पे 0 हो गई, फिर मीन पे मैक्सिमम हो गई, और फिर क्या हुई? 0 हो गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का कर्व। अगर एक्सेलरेशन को देखें यहां पे, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे, जब एक्सट्रीम था तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी, फिर मीन पे 0 हो गई, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो गई, फिर मीन पे आके 0 हो गई, और अगेन मैक्सिमम हो गई। तो एक्सेलरेशन का ये कर्व आएगा। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का कर्व। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी को मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें यह पता है कि मीन पे, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां थी 0, फिर ये मीन पे मैक्सिमम हो गई, और फिर ये 0 हो गई, फिर ये मैक्सिमम हो गई, और फिर ये 0 हो गई। अब अगर आप यहां पर देखें तो, अच्छा, तो आप यहां पर देखें तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव एक्सिस में नहीं बनाया। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैं नेगेटिव एक्सिस में, यानी कि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको सेम एक्सिस में बनाया। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो मीन पे 0 हो जाती है, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, फिर मीन पे 0, और फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपस में इस तरह बनता है। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास सेम रहती है। ठीक है, तो ये रेड लाइन से मैंने टोटल एनर्जी ड्रॉ की है। तो ये आता है आपके पास ग्राफ्स के, आपका किस तरह से, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो ग्राफ्स किस तरह से बनेंगे। ठीक है, अगर यही मैं मीन से स्टार्ट कर लूं तब क्या होगा? तो अब हम देख लेते हैं मीन से स्टार्ट होने वाले ग्राफ के। अब मैं मीन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो स्टूडेंट्स जब मैं मीन से स्टार्ट करूंगा तो ऐसा होगा कि मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर 0, फिर मैक्सिमम, और फिर यहां पे मैक्सिमम 0, फिर मैक्सिमम, और फिर 0 हो जाएगी। जबकि अब जो वेलोसिटी है वो किस तरह से बिहेव करेगी कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो यहां पे 0 होगी, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जो है वो सेम पैटर्न फॉलो करेगी एज डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन का ऐसा कर्व बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अब यहां पे पोजीशंस जो हैं वो उल्टी हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की लाइन आ जाएगी इस तरह से, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इस तरह से आ जाएगी, और टोटल एनर्जी वही रहेगी जो पहले थी, और वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एसएचएम के। अगर हमें ग्राफ कभी पूछ लिया जाए तो हमें पता हो कि किस तरह से एसएचएम ग्राफ में बिहेव करता है। नेक्स्ट हम जाते हैं थोड़ा सा और 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है
वो है हमारे पास रेजोनेंस का टॉपिक। रेजोनेंस के बारे में कहा जाता है कि जब आपकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो आपके पास राइज इन एम्पलीट्यूड होता है। अब इसको समझाने के लिए ना स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। हम कहते हैं जी कि हम एक झूला ले रहे हैं, इस तरह से ये झूला टो एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रहा है। मैं कहता हूं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 हर्ट्ज, ठीक है। यानी कि ये 1 सेकंड में, बल्कि इसको 1 हर्ट्ज कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मैं कहता हूं कि 1 हर्ट्ज है, यानी कि 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि मैं इसे हर सेकंड के बाद एक फोर्स देता हूं पीछे से, यानी कि जब ये जाएगा 1 सेकंड के बाद पीछे आएगा, मैं इसको धक्का दे दूंगा, फिर ये जाएगा, फिर ये आएगा, मैं इसको धक्का दे दूंगा। तो यहां पर देखिए मैं फोर्स कितने फासले से लगा रहा हूं, 1 सेकंड से, और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 सेकंड। तो मेरी फ्रीक्वेंसी फोर्स लगाने की और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है। तो आपके ख्याल से ये झूला जो है वो एम्पलीट्यूड अपना ज़्यादा करेगा या कम करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास रेजोनेंस। रेजोनेंस से आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो सिर्फ एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो आपके पास माइक्रोवेव हो गया, आपके पास रेडियो सिग्नल्स हो गए, आपके पास क्रॉसिंग ब्रिज का फिनोमेना हो गया कि फौजी अपने स्टेप्स तोड़ देते हैं ब्रिज पे, वो फिनोमेना हो गया। तो ये कुछ जो है ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो अगर इनमें से कभी आपसे पूछा जाए कि ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो आपने कहना है रेजोनेंस। नेक्स्ट चीज और चैप्टर की हमारी लास्ट चीज भी जो है, जो कि वो है हमारे पास शार्पनेस एंड डैम्पनेस। तो आखिर में हम देख लेते हैं शार्पनेस और डैम्पनेस के कॉन्सेप्ट को। कंसिडर ऐसे करें स्टूडेंट्स कि मैं कहता हूं कि एक हमारे पास पेंडुलम है जिसके साथ स्टील बॉल लगी हुई है और इसकी लेंथ है लेट्स से 2 मीटर, और एक और मेरे पास पेंडुलम है जिसके साथ पेपर बॉल लगी हुई है और इसकी लेंथ भी है 2 मीटर। अब स्टूडेंट्स जब ये स्टील बॉल वाला वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा और इसकी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहेगा और इवेंचुअली ये स्टॉप हो जाएगा। जबकि मैं पेपर वाले को जब वाइब्रेट करूंगा तो ये वाइब्रेट होना शुरू होगा और एकदम से 1-2 वाइब्रेशंस के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स था पहला वाला, जिसमें आपके पास एम्पलीट्यूड का डिक्रीज ग्रेजुअल था, ये कहते हैं हम कि ये शार्पनेस थी, इसकी शार्पनेस ज्यादा थी। और यहां पर जो एम्पलीट्यूड का फॉल एब्रप्ट था, तो यहां हम कहते हैं कि इसकी डैम्पनेस ज्यादा है, ठीक है। तो जब हमारे पास रेजिस्टिव फैक्टर्स जो होते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो शार्प है, और जब ज्यादा एक्टिव होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, डैम्प है। इसीलिए हम लिखते हैं कि शार्पनेस और डैम्पनेस जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो चीज जितनी शार्प होगी वो उतनी कम क्या होगी, डैम्प होगी। अब एक मोस्ट कॉमन सवाल है कि इनका अफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से क्या चीज अफेक्ट होती है, एम्पलीट्यूड इज अफेक्टेड। और चाहे हम पेंडुलम ले लें, चाहे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम ले लें, उसमें एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम टाइम पीरियड को कहते हैं कि कोई अफेक्ट नहीं पड़ता।
इसी वजह से अगर मैं एक सवाल करूं कि आपके पास 2 मीटर पेंडुलम है स्टील बॉल का और 2 मीटर पेंडुलम है पेपर बॉल का, तो किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा।